ये नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। हैं? RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया, ट्रेन और बसों को मिलाकर विभिन्न प्रदेशों से 21 लाख श्रमिक पहुंचे अपने घर। 178 ट्रेनें अभी और श्रमिकों को लेकर आएंगी प्रदेश में। श्रमिकों को दी जा रही है हर संभव सहायता। प्रदेश भर में 24 घंटों में आए कोरोना संक्रमण के 214 नए मरीज। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश भर में 2 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को किया डाउनलोड। बाहर से आए श्रमिकों ने खुद को पेड़ों के नीचे किया क्वारंटाइन, तो वहीं सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए राशन की दुकानों पर छातों का अनोखा प्रयोग। ईद की नमाज के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की घर में ही रहकर नमाज अदा करने की अपील। कहा, संक्रमण काल में सामाजिक दूरी बनाए रखना सबसे जरूरी। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है, जिसके तहत किसान अपनी फसल देश भर में किसी भी खरीदार को बेच सकते हैं। दूरदर्शन को दिए विशेष साक्षात्कार में वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अगले 10 महीनों तक सभी विकल्प खुले रहेंगे। I see it as lockdown being in place even now. The economy and its restart, we can give all these packages, but it still means workers have to get back to work. Are they all going to be migrant, or are they going to be local workers substituting for the migrant workers? And when the workers come back, how is it that the companies are going to readjust with them? So there are lots of questions of adjustment, of restarting. So we'll have to wait for it. I will keep all my options open so that the next 10 months goes with a reassurance that the government is there ready to help. वित्त मंत्री ने कहा कि हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दुनिया के लिए दरवाजे बंद कर दें। We have to be self-reliant. Many of what we now import should be possibly made within the country. But that doesn't mean that we are saying we are going to be inward looking. That doesn't mean that we say we don't want anything at all from outside. We'll still have to import those intermediary goods which help us produce both for the country itself and also for exports. So, and also, we still have to export. केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से देश में बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना से प्रभावित होने से बचाया जा सका है। सरकार ने एक अध्ययन का आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि देश में लॉकडाउन की वजह से सरकार करीब 2 लाख लोगों की जान बचा पाई है और 70 लाख लोगों को कोरोना से संक्रमित होने से बचाया जा सका है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा। इन लोग ने भी एस्टिमेट किया है, 2 सिनेरियोज लिए हैं कि रिप्रोडक्शन रेट कैसे चेंज हो रहा है
उसके बेस पे इनके जो आंकड़े आ रहे हैं 36 लाख से 70 लाख के केसेस हो सकते थे अगर लॉकडाउन नहीं होता। दूसरा, फिर हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया था। इन लोग ने भी एस्टिमेट्स किए। इन लोग ने डेथ पे फोकस किया है, तो डेथ रेट के हिसाब से इनके हिसाब से ये जो आ रहा है करीब 78,183 डेथ्स अवॉइड किए हैं। दो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, ब्रॉडली ये बता रहे हैं कि करीब 23 लाख केसेस को अवॉइड किया है। मतलब जो अभी हमारे जो आंकड़े हैं उससे उसके जगह पे 23 लाख और बढ़ता, और डेथ्स थे करीब 68,000 और होते कंपेयर टू 3,000 और जो हमारे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि कोरोना वायरस के मामलों में दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर 41% हो गई है। मुझे लग रहा है कि आज भारत बेहतर है, दुनिया के पैमाने पर भी भारत बेहतर है। आज 41% हमारा रिकवरी रेट हो गया है, जो पहले हम 10%, हम 15% बढ़ते बढ़ते आज 41% रिकवरी रेट हो गया। और अभी हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलिटी रेट भी जो है भारत का अच्छा है, और 3.1% फर्टिलिटी रेट है, और 13-14 दिनों में डबलिंग हो रहा है, दुगुनी हो रही। तो एक मिला जुला करके हम अच्छी स्थिति में हैं। और अब कोरोना वायरस का कोविड के साथ ही हमें अपने आर्थिक और अपने सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों को हमने डिजिटल इंडिया का भी बहुत प्रयोग किया है और कर रहे हैं। तो इन सब से इसके साथ ही स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना एक गेम चेंजर का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर जगह टेस्टिंग की सुविधा पर खासा जोर दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत एक गेम चेंजर का काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अलावा जो देश भर में 1.5 लाख जो हमारे सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो बुरी हालात में थी, उसको हमने 2022 तक, और 1.5 लाख सेंटर्स, हेल्थ सेंटर को हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने जा रहे हैं। 1,80,000 से भी ज्यादा बेड्स हमारे कोविड के स्पेशल डेडिकेटेड बेड तैयार हो गए हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में। उसके अलावा जो छोटे सेंटर हैं, हेल्थ सेंटर, वहाँ भी हम लोगों ने लगभग 242 सेंटर हमने खड़ा किया है। प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि अब तक 1018 श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रदेश में आ चुकी हैं। इनमें 13,54,000 से अधिक लोग आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सभी ट्रेनों और बसों को मिलाकर 21 लाख लोग हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रदेशों से कामगार और श्रमिक के रूप में यहां आ चुके हैं। आजकल में 178 ट्रेनें चल रही हैं, वो भी हमारे प्रदेश में जल्द आ जाएंगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि हर संभव सहयोग अन्य प्रदेशों को देते हुए, रेलवे का सहयोग लेते हुए किसी भी राज्य से लोगों को प्रदेश में लाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में जो इच्छुक लोग हैं वो अपने जॉब कार्ड भी भरवा सकते हैं। उनको रोजगार देने के लिए एक वेबसाइट तैयार की जा रही है। अगर कहीं भी इंडस्ट्री में कोई भी आवश्यकता होगी तो उन्हें कौशल के आधार पर काम उपलब्ध कराया जाएगा। अब कुल 863 हॉटस्पॉट यानी कंटेनमेंट जोन हैं, जो 485 थाना क्षेत्रों में हैं, जहां कुल 7,80,000 मकान हैं और इनमें 43 लाख लोग कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज पहली बार 1018 श्रमिक स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश में अब तक आ चुकी हैं। इन 1018 ट्रेनों में 13,54,000 से अधिक लोग जो है आ चुके हैं, और इस आधार पर जो 1018 ट्रेनें आई हैं, जो बसें आई हैं, जो विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हैं, अब तक 21 लाख लोग कुल हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रदेशों से श्रमिक और कामगार आ चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर्स पे ले जाते समय थर्मल स्कैनिंग के लिए, उनके लिए राशन किट का उपलब्ध कराने के लिए, भरण पोषण भत्ता दिलाने के लिए, इन सब चीज़ों पर आगे काम निगरानी समितियों के माध्यम से करने का इनकी समीक्षा की है। क्वारंटाइन सेंटर में
जो भी इच्छुक लोग हैं वो जॉब कार्ड भी भरवा सकते हैं। जॉब कार्ड क्वारंटाइन सेंटर में लोग अपने भरवा सकते हैं। भारी संख्या में जो लोग आ रहे हैं सब कुशल श्रमिक हैं, सबको कोई ना कोई उनके पास कौशल है, उनको कहीं ना कहीं जो है उनका रोजगार देने के लिए एक पूरी वेबसाइट तैयार की जा रही है, जिस वेबसाइट में राजस्व विभाग के माध्यम से कोई भी इंडस्ट्री में कहीं भी यदि आवश्यकता होगी पूरा डिटेल वेबसाइट पे होगा। यदि कोई कंक्रीट का काम करता है, यदि कोई मेटल का काम करता है, यदि कोई और हाई टेक्नोलॉजी का काम जानते हैं तो ऐसे लोगों की व्यवस्था की जाएगी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 152 है। कल 8,112 सैंपलों की टेस्टिंग की गई। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 214 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 2,332 है। उन्होंने बताया कि पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके लोगों की संख्या 3,335 है। कल टेस्टिंग के लिए 836 पूल लगाए गए, जिनमें से 143 पूल पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 2 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है। सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 2,332 अब तक जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 3,335 अब तक प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से कुल 152 लोगों की मृत्यु हुई है। पूल सैंपलिंग कल भी हुई और कल 836 पूल लगाए गए, जिसमें से 659 पूल 5 सैंपल्स के थे और 177 पूल 177 10 सैंपल्स के थे। कुल मिलाकर के 836 पूल में से 143 पूल पॉजिटिव आए। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने ट्रेनों और बसों की जो व्यवस्था की है उससे अब प्रवासी मजदूरों को पैदल नहीं चलना पड़ रहा। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं दिल्ली हाईवे का मुआयना किया है और अब मजदूर पैदल नहीं चल रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बात से इंकार नहीं है कि लोग बेरोजगार हुए हैं, लेकिन सरकार इस ओर भी ध्यान दे रही है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के सरकार के पक्ष में बयान दिए जाने पर उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल सरकार की सक्रियता को समझ रहे हैं वो सरकार के साथ खड़े हैं। मैं इस बात को देखता हुआ आया कि अभी भी क्या कोई मजदूर है जो पैदल घूम रहा है, तो मैंने पूरे रास्ते भर कोई ऐसा मजदूर देखा नहीं। तो मैं सभी राज्य सरकारों ने इस ओर एक ठीक कदम उठाया है, समस्या को ओवरकम किया है। आने वाले समय में अब जो भी समस्या आएगी हम उसका समाधान करेंगे और जो हमने एक लंबा चौड़ा इस काम के लिए पैकेज दिया है उस पैकेज का धीरे धीरे सबको लाभ मिले, सबको काम मिले, सबकी समस्या का समाधान हो, ये हमारी चिंता का विषय है। दिल्ली मुंबई से अयोध्या पहुंचे युवकों ने अपने आप को खुले आसमान के नीचे आम के बाग और खेत में ही क्वारंटाइन कर लिया है। दिन में जब धूप होती है तो युवक खेत से बाग में चले जाते हैं, रात वहीं खेत और बाग में गुजारते हैं। अयोध्या जनपद के ब्लॉक अमानीगंज ग्राम इछोई के 2 युवक 18 मार्च को दिल्ली रोजगार के लिए पहुंचे थे, लेकिन 4 दिन बाद ही देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। इस वजह से दोनों ने वापस अपने गांव को जाने का मन बना लिया। गांव के करीब पहुंचते ही अपने परिवार को फ़ोन पर सूचना दी और उनसे कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोगों का बिस्तर बाग में ही दे दिया जाए, हम लोग बाग और खेत में ही रहेंगे। युवकों ने मक्के के खेत के बगल चारपाई बिछाकर खुद को खुले आसमान के नीचे क्वारंटाइन किया हुआ है। कोरोना के खिलाफ जंग में सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ा हथियार है। लोगों को जागरूक करने और इस पर सख्ती से अमल कराने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में सरकारी राशन के दुकानदार ने राशन पाने के लिए लाइन लगाने वालों के लिए छाता अनिवार्य कर दिया है। छाता सिर्फ साथ लाना ही नहीं है, बल्कि उसे सर पर लगाकर ही लाइन में खड़े होना है। छाते के जरिए दुकानदार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं। प्रयागराज के राजापुर इलाके में सरकारी राशन की दुकान चलाने वाले वसीम अहमद ने यह तय कर दिया कि लाइन में सिर्फ उन्हीं लोगों को लगने की इजाज़त दी जाएगी जो खुला छाता सिर पर लगाकर खड़े होंगे।
दरअसल छाता खुलने पर तकरीबन 1.5 मीटर चौड़ाई की जगह लेता है। ऐसे में अगर राशन लेने दुकान आने वाले ग्राहक छाते के साथ लाइन में लगेंगे तो उनके बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी जरूर रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह कायम रहेगी। रहेंगे और हमें खुशी है कि हम लोग यहाँ पर राशन लेने आते हैं और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं तो हम लोग के लिए छाता और मास्क कंपलसरी है। हम लोग जैसे ही आते हैं हम लोग के हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे राशन मिलता है। और छतरी बहुत ज़रूरी भी है इसलिए भी कि क्योंकि छतरी से जो है खुद ब खुद अपने आप डिस्टेंस मेंटेन कर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। राशन फ्री मिल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इसलिए करा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इस पे जोर दे रहे हैं और लोग इसको मान नहीं रहे। तो छाता हमने इसलिए लगवाया, उससे सोशल डिस्टेंसिंग कवर हो जा रही है और उससे दूरी भी बनी है। उससे 2 फायदे हैं, एक तो धूप है 40 डिग्री सेल्सियस है तो उससे भी आराम मिल रहा है और उससे दूरी बनी हुई है। कोरोना वायरस के बारे में सरकार ही नहीं, अब छोटे छोटे बच्चे भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दूरदर्शन पर आरोग्य सेतु ऐप का सरकारी विज्ञापन देखकर बच्चे भी अब इसे कविता की तरह रटकर दूसरों को सुना रहे हैं। इन बच्चों का कहना है कि अगर इस ऐप का इस्तेमाल किया जाए तो हमें कोरोना वायरस से बचने की जो जानकारी मिलती है वो लोगों की ज़िंदगी बचाने में मदद कर रही है। ऐसी ही उन्नाव की फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली बच्ची रिद्धि आने जाने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग के बारे में बताकर जागरूक कर रही है। ये है आरोग्य सेतु ऐप। अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप बीमार हैं कि नहीं, और अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी कि आप हैं कि नहीं हैं। और अगर आपके पास कोई कोरोना पॉजिटिव इंसान हो तो उसका अलर्ट भी आरोग्य सेतु ऐप दे देगा। और सुरक्षित रहें, सावधान रहें, आवश्यक हो तो ही बाहर निकले, मास्क लगा के ही निकले, ना हो। आपने अभी तक ज़रूरतमंदों के लिए रोटी बैंक, कपड़ा बैंक, भोजन बैंक का नाम सुना होगा, लेकिन गरीब और असहाय लोगों को बीमारी के वक्त मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के लिए मेडिसिन बैंक बनाया गया है। लॉकडाउन में गरीब बीमारों को दवा की कोई कमी ना हो, इसके लिए बरेली के शाहदाना में मेडिसिन बैंक की शुरुआत की गई है। हाजी शकील कुरैशी ने इस मेडिसिन बैंक की शुरुआत की है। इसके माध्यम से गरीबों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराई जा रही है। बैंक में डॉक्टर के पर्चे पर ही ज़रूरतमंदों को फ्री में दवा दी जाती है। हाजी शकील कुरैशी का कहना है कि उन्हें मेडिसिन बाबा से प्रेरणा मिली, जो मुफ्त में गरीबों का इलाज करते और ज़रूरतमंद को दवा देते। उन्हीं की प्रेरणा से इस मेडिसिन बैंक को खोला गया है। मेडिसिन बैंक की ब्रांचों को पूरे देश में खोला जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को मुफ्त में दवा दी जा सके। मेडिसिन बैंक का नाम हाजी शकील ने अपनी मां के नाम पर रखा है। मेडिसिन बैंक को बिल्किस बीबी मेडिकल स्टोर नाम दिया गया है। बैंक में ट्रेंड स्टाफ और फार्मासिस्ट की तैनाती भी की गई है। रोजाना करीब 100 लोग यहां दवा लेने के लिए आते हैं। तो ये मेडिसिन बैंक खोला है। इस मेडिसिन बैंक के अंदर क्या है कि जो भी दवाई, ब्रांडेड दवाई हैं, जितनी भी कंपनी, जितनी बड़ी बड़ी उसकी हमने सब दवाई रखी है। और इसकी नॉट फॉर सेल, खाली ये असहाय गरीब लोगों के लिए डॉक्टर का पर्चा होना अनिवार्य है कि जिस डॉक्टर ने दवाई लिखी है, वरना कोई पैसा नहीं। जैसा फतेहपुर जिले की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति लॉकडाउन के चलते ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने कलेक्ट्रेट भवन पहुंची, जहां उन्होंने मनरेगा, ग्राम समूह की महिलाओं के कामकाज, पीएम आवास और सड़क योजना की समीक्षा में विकास की गति तेज करने के दिशा निर्देश दिए। साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि लॉकडाउन के इस घड़ी में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जमीन पर काम किया है, चाहे वो मनरेगा का हो या समूह की बहनों द्वारा। हमारी सरकार का उद्देश्य गांव, गरीब और देश का विकास करना है। आगामी ईद के मौके पर सभी जनपद वासियों से अपील की कि सभी लोग घर पर ही रहकर ईद मनाएं और नमाज भी घर पर ही अदा करें, जिससे स्वयं के साथ घर के सदस्य भी सुरक्षित रहें। लगभग 23 राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों से मेरी वार्ता हुई है
इस समय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बहुत जमीन तक काम किया है, चाहे वो मनरेगा का हो, चाहे वो समूह की बहनों के द्वारा हो, चाहे वो जनधन में खाता का पैसा हो, चाहे और कोई काम हो, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय जो भी बनते हैं उनमें भी पैसा देने का सरकार काम कर रही है। ईद है, आप मनाइए, अपने घरों में रह के मनाइए, स्वयं सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, क्योंकि जिंदगी है तो त्योहार हमेशा आएंगे। फिरोजाबाद के प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मगुरु और इस्लामिक सेंटर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी आलम मुस्तफ़ा याकूबी ने मुस्लिमों से लॉकडाउन में घर पर ही रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद की नमाज घर पर रहकर पढ़ने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी हालात को देखते हुए कोरोना बीमारी से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग और WHO ने घरों में रहने की हिदायत दी है। इस पर अमल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मुबारकबाद देने किसी के घर न जाएं, सोशल मीडिया के जरिए मुबारकबाद दें, सदका फितर दें, गुस्ल करके अच्छे कपड़े जो घर में हैं उन्हें पहनें और नमाज से पहले मीठा खाएं। बड़ी बीमारी, मोहलिक बीमारी से बचने के लिए ये मेडिकल टीम ने हमको गाइड किया है, WHO ने गाइडलाइन जारी करी है, जिसके तहत हम लोग घरों में रहकर इस बीमारी से बच सकते हैं। इसीलिए ईद की नमाज घरों में पढ़ना है। अगर 3 या 4 लोग घर में हैं या उससे ज़्यादा हैं तो वो घर में ही नमाज अदा करेंगे, और अगर खुतबा पढ़ने वाला कोई नहीं है तो इसमें बग़ैर खुतबे की भी ये नमाज हो जाएगी। इस वक्त मैं पूरी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क जिन हालात से गुज़र रहा है, इसकी वजह से लॉकडाउन मुसलसल बढ़ाया जा रहा है। हमारी और आपकी सबकी सेहत की हिफाजत के लिए और जान की हिफाजत के लिए हुकूमत ये फ़ैसला ले रही है, और इसी बात को सामने रखकर सारे हिंदुस्तान के उलमा ने इस बात का फ़ैसला लिया। रमज़ान मुबारक में सारे लोगों ने जुमे की नमाज और बाकी नमाज़ें अपने घरों पर पढ़ी हैं। इसी तरह जुमातुल वदा और ईद की नमाज के लिए भी सारे हिंदुस्तान के उलमा का ये फ़ैसला है कि हम लोग नमाज़ों का एहतमाम अपने घर पर करें। वाराणसी में गंगा जमनी तहजीब का एक अलग ही मिजाज देखने को मिलता है, जहां पर जिस तरह से हिंदू के धार्मिक क्रियाकलापों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उसी प्रकार से मुस्लिमों के त्योहारों को भी बड़े ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है। सेवई का मुख्य उत्पादक वाराणसी है, जहां की सेवई काफ़ी बारीक और सफ़ेद होती हैं। वाराणसी के सेवई व्यवसायी अशरफी लाल केसरी सेवई का होलसेल व्यापार करते हैं और वो 4 तरह की सेवइयाँ बनाते हैं। ये उनका पुश्तैनी पेशा है और ईद के अवसर पर विशेष रूप से उनके यहाँ की सेवइयाँ पूरे प्रदेश और देश में जाती हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते और लॉकडाउन के कारण उनके सेवई की सप्लाई सिर्फ वाराणसी शहर में हुई है, जिससे कि उनको लगभग 50% की बिक्री का नुकसान हुआ। इनकी यहाँ की बनी 0 और 00 नंबर की सेवइयों को किवामी सेवई बनाने के लिए लोग खरीदते हैं। इस प्रकार ईद के अवसर पर सेवई का व्यवसाय वाराणसी में पुनः जोर शोर से चालू है और माल की बिक्री भी हो रही है। संत कबीर नगर में वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण शहरी और ग्रामीण अंचलों में लॉकडाउन के कारण कामकाज बंद होने से उज्ज्वला योजना के ग्राहकों के सामने गैस सिलेंडर रिफिल कराने की बहुत बड़ी समस्या होने लगी थी। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबों को 3 सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा ने गरीबों को राहत दी है। लाभार्थियों ने बताया कि हर महीने समय से लोगों के खाते में रसोई गैस का पैसा आ जा रहा है और वो उन पैसों से खाली गैस सिलेंडर को समय से भरा रहे हैं। इसके लिए संत कबीर नगर के ग्राम कसेला की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रही हैं। उज्ज्वला योजना के नोडल अधिकारी चंद्रकांत ने बताया कि जनपद में उज्ज्वला कनेक्शन धारक 1,14,131 हैं, जिनमें से 1,09,803 लाभार्थियों को फ्री गैस का लाभ दिया जा चुका है। जो लोग बचे हैं उनसे संपर्क साधा जा रहा है। के लिए धन्यवाद। मोदी जी हमें गैस देहला, गैस देहला भरा गई। तनी घरी पैसा बड़ा परेशानी रहा, गैस देहला पैसा कौड़ी देना, गैस भरा था। इतनी घरी मोदी जी धन्यवाद, हमन के गैस भरा देते। जनपद फतेहपुर के सैलवन ग्राम निवासी किसान रविशंकर ने गेहूं धान की परंपरागत कृषि छोड़कर खरबूजे और तरबूज की कृषि को अपनाकर अपनी आय दोगुनी कर रहे हैं।
दूरदर्शन से बात करते हुए रविशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने खेती में कुछ नया करने के साथ खरबूज और तरबूज की कृषि मल्चिंग विधि से करने का रास्ता चुना। विभिन्न माध्यमों से जानकारी लेते हुए अच्छी पैदावार प्राप्त की। साथ ही उन्होंने बताया कि मल्चिंग विधि से खेती करने से जहां लाभ मिला वहीं व्यापारी भी हमसे जुड़ने लगे, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। वर्ष 2019 में कृषि के क्षेत्र में योगदान देने के लिए रविशंकर को जिला स्तरीय कृषि सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। वैज्ञानिक विधि से प्रधानमंत्री जी मोदी जी से प्रेरणा लेते हुए तरबूज की खेती मल्च विधि में करना प्रारंभ किया। इससे क्या हुआ, हमारी फसल अच्छी हुई, नमी का नियंत्रण हुआ, खरपतवारों का नियंत्रण हुआ, उत्पादन हमें अधिक प्राप्त हुआ। हमें मार्केट मूल्य सामान्य विधि से इसमें फसल में लाभ अच्छा मिला। जनपद फतेहपुर में ग्राम सलावन में रविशंकर द्वारा खरबूजे तरबूजे की खेती की जा रही है। इस लॉकडाउन में भी उन्होंने 8 एकड़ का लगा रखा है तरबूजा और खरबूज, और ये कमाई है। जिले स्तर पे या जिले के में कहीं मंडी में या कहीं और जाने में पास या किसी की दिक्कत होती है किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए मैं जिला उद्यान अधिकारी RS यादव यहाँ पे फतेहपुर में नियुक्त हूँ। मुझसे संपर्क करें, मैं उनका हल कराऊंगा, उनका सामान बिक्री होगा। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। और हार्टिकल्चर में जो सब्जी है, फल है, इस तरह के प्रोडक्ट हैं, इनसे सरकार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है 2 गुनी नहीं बल्कि मैं समझता हूँ 3 गुनी 4 गुनी किसान अपनी आय कर सकता है और कर रहा है। लॉकडाउन में बर्बाद हुई फूलों की खेती से जुड़े किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने उन्हें 50% अनुदान के साथ आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। सोनभद्र जैसे पहाड़ी अंचलों में भी कई हेक्टेयर में फूलों की खेती करने वाले किसान बुरी तरह प्रभावित हुए और लॉकडाउन के कारण उनकी फसल खेत में ही रह गई। किसानों ने बताया कि मांगलिक और अन्य उत्सवों के सहारे ही ये खेती टिकी रहती है, लेकिन इस बार लगन शुरू होते ही कोरोना महामारी ने पूरा धंधा चौपट कर दिया। जिले के उद्यान अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि आत्मनिर्भरता के प्रधानमंत्री के आह्वान पर इन किसानों के लिए भी 50% अनुदान पर कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत इन किसानों को प्रशिक्षण देकर उनके सूख चुके फूलों से ही उन्हें घर बैठे बेहतर रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इसके तहत इन सूख चुके फूलों को शोधित बीज और धूप अगरबत्ती जैसे उत्पाद के रूप में परिणत कर फूलों की खेती करने वाले किसान अपनी क्षति की पूर्ति कर सकेंगे। खेती होती है, निदेशालय से हमें निर्देश प्राप्त हुआ, इनके प्रशिक्षण की हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं और किसानों से हम लोगों ने फोन पे बात करके ये चीज़ें उनको अवगत कराया कि इन फूलों को सुखा करके उनका पाउडर बना करके उसमें रिमिक्स मिला करके और उसमें धूप बत्ती बनाने का एक हम लोग कार्यक्रम ला रहे हैं, जिसमें जो है लघु इकाई के रूप में ये प्रोजेक्ट होगा। इसमें 50% का अनुदान की व्यवस्था होती है और किसान इससे आत्मनिर्भर होगा। वो अपने घर पे ही दिन भर में पूरे एक दिन में एक व्यक्ति 2 से 2.5 हज़ार धूप बत्ती बना करके एक अच्छा अतिरिक्त जो है आय का स्रोत बना लेगा। जनपद अंबेडकर नगर में 62 क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है। जिला खाद्य और विपणन अधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान सत्र में 4 क्रय एजेंसियों को क्रय करने की अनुमति दी गई है। 62 क्रय केंद्रों के माध्यम से जनपद में गेहूं खरीदा जा रहा है। जनपद में गेहूं क्रय का लक्ष्य 71,500 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। 3,947 किसानों के माध्यम से अब तक 1,70,554 कुंटल की खरीद की जा चुकी है, जो लक्ष्य का 24% है। जाएगा, हम बहुत संतुष्ट हैं। इस सरकार की नीति बहुत अच्छी है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जनपद अंबेडकर नगर में वर्तमान सत्र में 4 क्रय एजेंसियों को क्रय करने के लिए अनुमति दी गई है। 62 क्रय केंद्रों के माध्यम से जनपद में गेहूं की खरीद कराई जा रही है। जनपद हेतु 71,500 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के सापेक्ष 1,70,554 क्विंटल की परचेज की जा चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 24% है। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दूर रहकर भी हमको साथ निभाना है। दूर रहकर भी हमको साथ में आना है। इस कातिल कोरोना को मार भगाना है। इस कातिल कोरोना को मार भगाना है। हार नहीं मानेंगे हमने ठाना है। हार नहीं मानेंगे हमने ठाना है। हर हाल में हर कीमत पर सबको बचाना है। सबको बचाना है, सबको बचाना है। जान भी जहान भी, जान भी जहान भी, जान भी जहान भी, जान भी जहान भी। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जान भी जहान भी। लॉकडाउन में आपको क्या क्या पालन करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जानने के बाद भी इग्नोर कर रहे हैं। मसलन शॉप में जाते हैं, कुछ लोग बिना मास्क के जाते हैं। और ये भी गाइडलाइंस हैं कि अगर आप शॉप में सामान लेने गए और आपने मास्क नहीं पहना तो हुजूर उल्टे पैर वापस जाना पड़ेगा। और न सिर्फ इसकी बात है कि आपको अपना ख्याल नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क जरूर पहनिए, कितने ही लॉकडाउन क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और अब बात करते हैं संगीत। संगीत मोक्ष साधन है, संगीत जिंदगी देता है, और हमारे शास्त्रों में संगीत को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। संगीत थेरेपी भी करता है।